Good morning, students. Today we will discuss about the classification of polymers. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो पॉलीमर्स हैं उनको 5 तरह से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। उसमें से 3 जो क्लासिफिकेशन है वो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। और वो क्लासिफिकेशन कौन सी थी? ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर यूनिट, दैट इज़ होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर. On the basis of structure, that is linear, branched and cross-linked polymer. On the basis of source, नेचुरल, सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक. ये तीनों क्लासिफिकेशन हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं. अब फर्दर 2 और जो क्लासिफिकेशन बची हैं वो हम आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे. एंड द फर्स्ट वन इज़ बेस्ड अपॉन नेचर ऑफ मॉलिकुलर फोर्सेस. जो भी पॉलीमर हमारे पास हैं उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस टाइप का प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंगली इनको फर्दर डिवाइड किया गया है. और वो जो डिवीजन है कैसे किया गया है, 4 तरह के पॉलीमर्स वहाँ पे होते हैं: इलास्टोमर, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. ये एक एक करके अब हमें स्टडी करने हैं. सबसे पहले यहाँ पे आता है जो इलास्टोमर हमारे पास है कि ये जो इलास्टोमर है ये किस टाइप का होता है. तो इलास्टोमर जो है वो क्या है, अमरफस सॉलिड होता है. हमने पहले भी पढ़े हैं सॉलिड स्टेट में कि जो सॉलिड है वो 2 तरह के होते हैं, अमरफस एंड क्रिस्टलाइन. तो जो अमरफस फॉर्म होती है वो क्या है, यहाँ पे इलास्टोमर जो है वो अमरफस फॉर्म है. अमरफस फॉर्म में क्या होता है, जो अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की वो इरेगुलर अरेंजमेंट होती है. और यहाँ पे किसके बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, मॉलिकुलर फोर्सेस के अकॉर्डिंगली. तो यहाँ इलास्टोमर्स में जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही वीक होता है. मींस वीक वंडरवाल फोर्सेस वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. वीक फोर्स प्रेजेंट होते हैं इसीलिए इनका इलास्टिक नेचर होता है. मतलब इलास्टिसिटी इनमें क्या होती है, ज़्यादा प्रेजेंट होती है. एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हो जैसे नेचुरल रबर है, ब्यूना एस है, ब्यूना एन है, नियोप्रीन है. ये सारे इलास्टोमर के अंडर आते हैं. यहाँ से बोर्ड में क्वेश्चन भी बनता है. ये जो चारों टाइप हम पढ़ रहे हैं आपको वहाँ पे जो पॉलीमर है वो दे दिया जाएगा और आपसे ये पूछा जाएगा कि किस टाइप का पॉलीमर है, इलास्टोमर है, फाइबर है, थर्मोप्लास्टिक है या फिर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है. नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं हम. ये है फाइबर. फाइबर क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है. क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्या होता है, एक रेगुलर अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की, मॉलिक्यूल्स की, या जो भी आयंस अगर वहाँ पे प्रेजेंट हैं. तो इस पॉलीमर में क्या होता है, जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्सेस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और इनका जो स्ट्रक्चर है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है. और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से या इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये इनका जो नेचर होता है वो भी क्रिस्टलाइन होता है. या फिर आप कह सकते हो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, इनका शार्प होता है काफ़ी. एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हम ले सकते हैं जैसे नाइलॉन 66 है, टेरिलीन है या फिर पॉली एक्राइलो नाइट्राइल है. ये सब किसके अंडर आते हैं, फाइबर के अंडर. ये जो एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे इन सब की हमें मोनोमर यूनिट आगे याद करनी है. टेबल मैं आपको नोट्स में दे चुकी हूँ. उस टेबल में से हमें मोनोमर यूनिट याद रखनी है क्योंकि CBSE का जो एग्ज़ाम होता है उसमें मेनली मोनोमर यूनिट ही पूछी जाती हैं पॉलीमर की. नेक्स्ट टाइप पे हम चलते हैं, दैट इज़ थर्मोप्लास्टिक. जो थर्मोप्लास्टिक होता है ये एक लीनियर पॉलीमर है. हमने पढ़ा था कि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली ये कैसे होते हैं, लीनियर है, ब्रांच्ड है या फिर क्रॉस लिंक्ड होते हैं. तो यहाँ पे जो थर्मोप्लास्टिक होता है वो कैसा होता है, एक लीनियर पॉलीमर होता है. और जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो इंटरमीडिएट होते हैं इन बिटवीन इलास्टोमर एंड फाइबर. मीन्स इलास्टोमर से तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है और फाइबर से क्या होते हैं, ये वीक होते हैं. और इनको हम रिसाइकल कर सकते हैं लेकिन उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं आता है. मतलब जब भी इनको हीट किया जाता है फ्लूइड बना लेते हैं और विच सेट इनटू हार्ड मास. जब उसको ठंडा किया जाता है तो एक हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है. तो इसको अलग अलग हम शेप में कास्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल पॉलीथीन इसी के अंडर आता है जो थर्मोप्लास्टिक होता है, या फिर पॉलीस्टायरीन है वो इसी के अंडर आता है. मतलब बार बार इनकी रिसाइकलिंग कर सकते हैं. और जब रिसाइकलिंग होती है तो उसमें केमिकल चेंज कोई भी वहाँ पे नहीं आता है. मतलब इसको जब भी हम हीट करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ कराते हैं, फ्लूइड में कन्वर्ट हो जाता है. जब इसको ठंडा करते हैं तो ये हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है. तो उस कंडीशन में इसको बार बार अलग अलग शेप दी जा सकती है इनको. और हमारा लास्ट टाइप आता है यहाँ पे थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक होता है वो. ये कैसे सब्सटेंस होते हैं, सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होते हैं और इनका जो मॉलिकुलर मास होता है वो काफ़ी कम होता है. जब इनको हीट किया जाता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाता है तो क्या होते हैं, एक हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाते हैं. एंड इनफ्यूजिबल मतलब क्या होता है, उसको बार बार हम मेल्ट नहीं कर सकते हैं, बार बार अलग अलग शेप में कास्ट नहीं कर सकते हैं थर्मोप्लास्टिक की तरह, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस लिंकिंग बिटवीन पॉलीमर चेन. क्योंकि जो पॉलीमर चेन होती है उसमें क्रॉस लिंकिंग होती है आपस में. वो जो पॉलीमर चेन होती है इंटरलिंक्ड हो जाती हैं, 3D स्ट्रक्चर वो वहाँ पे बना लेती हैं. उस कंडीशन में क्या होता है कि इनको हम रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं.
ये थी 4 जो क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। अब हमारी लास्ट जो क्लासिफिकेशन है वो बचती है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सिंथेसिस, कि किस तरह से इनको सिंथेसाइज किया गया है। तो 2 तरह से इनको क्लासिफाई कर सकते हैं, एडिशन पॉलीमर एंड कंडेंसेशन पॉलीमर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, जो एडिशन पॉलीमर होता है वो क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन मोड ऑफ सिंथेसिस। एडिशन पॉलीमर में क्या होता है, इसमें जो मोनोमर यूनिट होते हैं रिपीटेडली एडिड टू फॉर्म ए लॉन्ग चेन, आपस में कनेक्ट होती जाएंगी और एक लॉन्ग चेन की फॉर्मेशन कराएंगी विदाउट एलिमिनेशन ऑफ बाई प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। कोई भी जो बाई प्रोडक्ट है उसकी फॉर्मेशन नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या होता है, एडिशन होता है। नेम सजेस्ट कर रहा है कि कोई भी हम जितने भी मॉलिक्यूल्स वहाँ पे ले रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे ऐड होगा, किसी भी चीज़ का वहाँ पे एलिमिनेशन नहीं होता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन, और इसी को क्या कहते हैं, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। और अगर इसका हम एग्जाम्पल लेके चलें तो एग्जाम्पल में ये एग्जाम्पल हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इथाइलिन या फिर ईथीन जब हम लेते हैं और ये मोनोमर यूनिट आपस में कनेक्ट होती चली जाएंगी और क्या बना लेंगी यहाँ पे, पॉलीथीन। साथ में देखो यहाँ पे कोई भी बाई प्रोडक्ट यहाँ नहीं है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड है, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल है, ये सारे के सारे किसके अंडर आते हैं, एडिशन पॉलीमर के अंडर आते हैं। वहाँ पे किसी भी बाई प्रोडक्ट का वहाँ एलिमिनेशन नहीं होता है। और नेक्स्ट अगर हम पढ़ें तो वो आता है कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या होता है बेटा, जब भी मोनोमर यूनिट आपस में कनेक्ट होती हैं और लॉन्ग चेन की फॉर्मेशन कराती हैं, देन वहाँ पे क्या होता है, विद द एलिमिनेशन ऑफ बाई प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, वहाँ पे साथ में एक जो सिंपल मॉलिक्यूल है लाइक या तो वाटर का एलिमिनेशन वहाँ पे होगा या कोई अल्कोहल है उसका एलिमिनेशन वहाँ पे हो सकता है। तो एक जो सिंपल मॉलिक्यूल है उसका वहाँ पे क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन या फिर स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। यहाँ पे एग्जाम्पल अगर हम लेके चले, ये एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी दिया था, जो नाइलॉन 6 का एग्जाम्पल था वो नाइलॉन 6 में मोनोमर यूनिट हमारी क्या थी, हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन एंड एडिपिक एसिड। दिस इज हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन, दिस इज एडिपिक एसिड। और यहाँ पे देखो, यहाँ से OH गया था, यहाँ से H, तो यहाँ पे क्या हुआ था, वाटर मॉलिक्यूल का क्या हुआ था, रिमूवल। तो यहाँ पे ये जो पॉलीमर हमारा बन रहा था नाइलॉन 6, साथ में यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट है वाटर, उसका भी क्या हुआ था, यहाँ पे एलिमिनेशन हुआ था। तो जब भी किसी पॉलीमर की फॉर्मेशन होती है विद द एलिमिनेशन ऑफ बाई प्रोडक्ट, उस तरह के पॉलीमराइजेशन को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ये हमारी लास्ट टाइप थी। अब हमें क्या करना है कि जितने भी एग्जांपल्स हमने स्टडी किए हैं उनकी जो मोनोमर यूनिट है वो हमें याद करनी है, और वो मोनोमर यूनिट के साथ पूरी टेबल मैं आपको नोट्स में दे चुकी हैं। अब जो लास्ट में बचता है वो मैकेनिज्म बचता है कि ये जो पॉलीमराइजेशन हम पढ़ रहे हैं, ये पॉलीमराइजेशन कौन सा मैकेनिज्म ये फॉलो करता है। तो जो मैकेनिज्म है वो कौन सा होता है, इसका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का यहाँ पे मतलब क्या है कि जब भी पॉलीमराइजेशन होगा तो इंटरमीडिएट जो वहाँ पे बनेगा वो इंटरमीडिएट क्या होगा, फ्री रेडिकल की वहाँ पे फॉर्मेशन होगी। और ये जो मैकेनिज्म है या फिर जो रिएक्शन जो प्रोसीड होती है, पॉलीमराइजेशन जो प्रोसीड होता है, ये पॉलीमराइजेशन किसकी प्रेजेंस में होता है, वहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। यहाँ पे हम जो एडिशन पॉलीमराइजेशन हमने पढ़ा था उसका हम मैकेनिज्म यहाँ स्टडी कर रहे हैं। और ये कितने स्टेप में कंप्लीट होता है, 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। सबसे पहले क्या होता है, चेन इनिशिएशन, देन चेन प्रोपोगेशन, एंड थर्ड स्टेप इज चेन टर्मिनेशन। यहाँ पे तो फर्स्ट स्टेप हम स्टडी करते हैं चेन इनिशिएट कैसे होती है। अब हमें पता है मैकेनिज्म किसकी प्रेजेंस में होता है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। मतलब रिएक्शन हमने क्या ली है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, इथाइलिन है, इसका हम पॉलीमराइजेशन करा रहे हैं कोई भी जो ऑर्गेनिक जो पेरोक्साइड है उसकी प्रेजेंस में, और पॉलीमराइजेशन होके यहाँ पे ये फॉर्मेशन किसकी हो रही है, दिस वन, पॉलीथीन की फॉर्मेशन। तो यहाँ से ये इसकी फॉर्मेशन किसकी प्रेजेंस में, पेरोक्साइड। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो पेरोक्साइड है इसका क्या होना, होमोलाइटिक फिजन यहाँ पे होगा। होमोलाइटिक फिजन का मतलब क्या होता है कि जब भी यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूट के क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन है अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो क्या बचा यहाँ पे, RO। ये जो बॉन्ड बना था इनके इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना था। इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, 2। जब भी बॉन्ड टूटेगा ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा। ये जो स्पीसीज यहाँ फॉर्मेशन हुई है ये क्या है, यहाँ पे एल्कोक्सी फ्री रेडिकल आप कह सकते हो इसे।
एल्कोक्सी फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हो गई है। अब हम चलते हैं जो स्टेप 2 है। स्टेप 2 हमारा क्या था? चेन प्रोपोगेशन की इनिशिएशन तो हो गया है, अब चेन आगे बढ़ेगी कैसे, उसको बोलते हैं चेन प्रोपोगेशन। तो यहाँ पे जो फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हुई है, ये जो फ्री रेडिकल है अटैक करेगा जो हमने यहाँ पे इथाइलिन जो मॉलिक्यूल लिया था उस पे, दिस वन। और जो फ्री रेडिकल होते हैं क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इनको एक और इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो ये वहाँ पे अटैक करेंगे जहाँ उस मॉलिक्यूल में क्या प्रेजेंट होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा कहाँ पे? ये सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड वहाँ पे टूटेगा। अब ये पाई बॉन्ड जब टूटेगा तो क्या होगा कि इनकी शेयरिंग से बना ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा। रीजन क्या है कि जब भी एक फ्री रेडिकल एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल पे अटैक करता है तो एक नए फ्री रेडिकल की वहाँ पे फॉर्मेशन होती है। यहाँ से ये होगा क्या? CH2 सिंगल बॉन्ड बच गया यहाँ पे, इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन और इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन। अटैक अब यहाँ पे फ्री रेडिकल ने किया है, ये जो फ्री रेडिकल है क्या करेगा? बॉन्ड बनाएगा, या तो इसके साथ या फिर इसके साथ। जैसे ही दो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे बॉन्ड की वहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी। तो क्या आएगा यहाँ पे? RO। इसने किसके साथ बॉन्ड बना लिया है? इस CH2 के साथ। तो बचा क्या हमारे पास? दिस वन। एक नए फ्री रेडिकल की वहाँ पे क्या हो गई है? फॉर्मेशन हो गई है। तो जब भी एक फ्री रेडिकल अटैक करता है किस पे? एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल पे, तो वहाँ पे क्या बनता है? एक नए फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन वहाँ पे हो जाती है। अब ये जो फ्री रेडिकल बना है फर्दर क्या करेगा? और इथाइलिन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उन पे क्या करेगा? अटैक करेगा, और अटैक करेगा तब यहाँ पे फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी? CH2 एक और यूनिट यहाँ पे कनेक्ट होगी CH2 और फ्री रेडिकल की यहाँ पे क्या होगी? फॉर्मेशन। तो इसी तरह से ये जो फ्री रेडिकल है इन यूनिट पे अटैक करता रहेगा और ये जो है एक लॉन्ग चेन की यहाँ पे फर्दर फॉर्मेशन होती रहेगी। इस तरह से आपस में क्या करेंगे? ये कनेक्ट होती चली जाएंगी। इस तरह से तो ये क्या हो रही है? चेन यहाँ पे क्या हो रही है? प्रोपोगेट हो रही है। तो इस तरह से चेन क्या करती जाएगी? n नंबर में बढ़ती चली जाएगी। अब ये चेन टर्मिनेट कैसी होगी? टर्मिनेट का मतलब क्या है कि चेन रिएक्शन स्टॉप कैसे होगी वहाँ पे? चेन टर्मिनेशन उसको हम बोलते हैं, चेन टर्मिनेशन। तो ये कैसे होते हैं? बाय कपलिंग ऑफ टू फ्री रेडिकल। जब भी दो फ्री रेडिकल आपस में क्या कर जाते हैं? कनेक्ट कर जाते हैं, वहाँ पे बॉन्डिंग वहाँ पे हो जाती है। और वहाँ पे क्या होगा कि जब भी दो फ्री रेडिकल आपस में मिल जाएंगे, बॉन्ड की फॉर्मेशन करा लेंगे, तो फर्दर वहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा नहीं, और फ्री रेडिकल अगर बनेगा नहीं तो चेन वहाँ पे प्रोपोगेट नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास क्या है? दिस वन, CH2 ये कितनी यूनिट हो सकती हैं? जितनी भी हमने ली हैं, लाइक 11। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा हमारा? 11 है, 2 है, कितनी भी ले सकते हो आप। दिस वन, ये एक फ्री रेडिकल है। फर्दर एक और फ्री रेडिकल, ऐसा ही फ्री रेडिकल, दिस वन। जब ये फ्री रेडिकल आपस में कनेक्ट होके बॉन्ड बना लेंगे, उस कंडीशन में क्या होगा कि कोई भी नया फ्री रेडिकल वहाँ पे बना नहीं है। नया फ्री रेडिकल वहाँ पे बना नहीं है तो इथीन मॉलिक्यूल पे अटैक कौन करेगा? वहाँ पे इस तरह से कनेक्ट हो गए हैं ये। और फ्री रेडिकल की अगर फॉर्मेशन नहीं होगी तो चेन वहाँ पे प्रोपोगेट नहीं होगी और रिएक्शन वहीं पे क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। रिएक्शन वहाँ पे क्या हो जाएगी? टर्मिनेट हो जाएगी। तो यहाँ पे इस तरह से लॉन्ग चेन का यहाँ पे क्या बनेगा? पॉलीथीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये था हमारा जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है 3 स्टेप में जो कंप्लीट हो रहा था। चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन, चेन टर्मिनेशन। चेन इनिशिएशन में क्या होता है कि जो भी हमने पेरोक्साइड वहाँ पे लिया है उसका होमोलाइटिक फ्यूजन होता है। जो बॉन्ड टूटता है वो जो एटम वहाँ पे प्रेजेंट है अपना अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके अलग हो जाते हैं। उससे क्या होता है? यहाँ पे फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हुआ? एल्कोक्सी जो फ्री रेडिकल है उसकी फॉर्मेशन हुई है। ये था चेन इनिशिएशन। देन स्टेप 2 में क्या आता है? चेन प्रोपोगेशन, की चेन आगे कैसे बढ़ेगी। तो ये जो फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हुई थी, जो हमारे पास हमने
मोनोमर यूनिट ली थी उस मोनोमर यूनिट पे अटैक करता है, और जब भी कोई फ्री रेडिकल न्यूट्रल मॉलिक्यूल पे अटैक करता है तो एक न्यू फ्री रेडिकल की वहाँ पे फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे न्यू फ्री रेडिकल बन गया, ये फर्दर इथीन मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, अगेन एक फ्री रेडिकल बनेगा और चेन क्या होती रहेगी, यहाँ पे प्रोपोगेट होती रहेगी। तो ये चेन टर्मिनेट कैसे होती है, रिएक्शन स्टॉप कैसे होती है, जब भी दो फ्री रेडिकल आपस में कनेक्ट कर जाते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, कोई भी नया फ्री रेडिकल वहाँ नहीं बनेगा और चेन क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। तो ये था मैकेनिज्म। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।